दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में जानेंगे। और कल हमने इसके प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के विषय में जाना था। हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है, जबकि मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो का जो सिंधी में शाब्दिक अर्थ है वो मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। आज जो आप देख रहे हैं वो अगला प्रमुख स्थल है लोथल। तो आज हम लोथल से स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर को और जानेंगे कि लोथल की स्थिति क्या है, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है, लोथल की खोज और उत्खनन किसने किया था, और लोथल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में अहमदाबाद जिला है। गुजरात में कौन सा जिला है? अहमदाबाद जिला। तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक। अब लोथल की खोज एवं उत्खनन के बारे में जाने तो लोथल की खोज 1957 ईस्वी में 1957 ईस्वी में एस आर राव ने की थी। तो लोथल की खोज 1957 ईस्वी में एस आर राव ने की थी। लोथल के अन्य नामों के बारे में जाने तो लोथल के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो मुर्दों का नगर। तो लोथल को क्या कहा जाता है? मुर्दों का नगर कहा जाता है। लोथल को लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। तो लोथल के तीन उपनाम हो गए, या हम कहें लोथल के तीन अन्य नाम है: मुर्दों का नगर, लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो। ठीक। अब जो लोथल है वो सिंधु सभ्यता का अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र था, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर। लोथल सिंधु सभ्यता का इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर था। ठीक। यहाँ से पश्चिम एशिया के लिए व्यापार होता था। यहाँ से लोथल से पश्चिम एशिया के लिए व्यापार होता था। ठीक। तो लोथल के विषय में पढ़ रहे थे अपन, और लोथल के विषय में जाना हमने कि लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल की खोज एवं उत्खनन 1957 ईस्वी में एस आर राव ने किया था। लोथल के अन्य नाम जाने तो मुर्दों का नगर, लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है इसे। और जो लोथल है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र था। लोथल सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र था। ठीक। अब लोथल से किन किन चीजों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो लोथल से हमें गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लोथल से हमें क्या प्राप्त हुआ है? गोदीवाड़ा। तो गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। और यह गोदीवाड़ा है वो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सबसे बड़ी इमारत क्या है? लोथल स्थित गोदीवाड़ा। तो आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है, तो लोथल स्थित गोदीवाड़ा सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, तो फिर अन्नागार है। ठीक है। लेकिन यहाँ कौन कौन सा क्वेश्चन है? सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है लोथल स्थित गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड। इसी को बंदरगाह कहते हैं। तो यह विश्व का प्राचीनतम ज्ञात बंदरगाह है। विश्व का प्राचीनतम ज्ञात बंदरगाह है लोथल। और इस जो गोदीवाड़ा है, इस गोदीवाड़ा की अगर जो है आकार देखें हम, तो 216 मीटर लंबा है। 216 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा है। 37 मीटर चौड़ा है। कहीं कहीं हमें इसका जो आकार है वो 214 इंटू 36 इंटू 3.3 मीटर मिलता है। तो 214 मीटर इंटू 36 मीटर इंटू 3.3 मीटर।
ठीक। यह एक नहर के द्वारा भोगवा नदी से जुड़ा हुआ है। तो जो गोदीवाड़ा है वो एक नहर के द्वारा भोगवा नदी से जुड़ा हुआ है और इस बंदरगाह से पश्चिम एशिया से व्यापार होता था। तो इस बंदरगाह से हम पश्चिम एशिया से व्यापार करते थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे अधिक व्यापार है वो पश्चिम एशिया से ही होता है। और पश्चिम एशिया के अंतर्गत भी किससे, तो मेसोपोटामिया से। और मेसोपोटामिया कहाँ है, इराक में स्थित है। ठीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हम लोथल को देख रहे थे और लोथल में गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसी के नजदीक में हमें एक गोदाम के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ जो व्यापारी थे वो अपने माल को अस्थायी तौर पर सुरक्षित रखते थे। ठीक। तो इसके बाद में देखें तो ज्वारी बंदरगाह के साक्ष्य भी हमें लोथल से प्राप्त होते हैं। ठीक। इसके बाद में छिद्र युक्त बालक की खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो एक ऐसे बालक की खोपड़ी प्राप्त हुई है जिसमें खोपड़ी में छिद्र हैं। ठीक। तो छिद्र युक्त बालक की खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, लोथल से प्राप्त होते हैं। या हम कहें शल्य चिकित्सा के साक्ष्य, सर्जरी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, लोथल से। और वहीं कालीबंगा से भी हमें सर्जरी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य हमें कालीबंगा से भी प्राप्त होते हैं और लोथल से भी हमें शल्य चिकित्सा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम देखें कि जो लोथल का जो नगर एवं दुर्ग है, ठीक है, दुर्ग कहाँ होता था, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो शहर हैं या नगर हैं वो मुख्यतः दो भागों में विभाजित थे। एक जो पश्चिम में उसे दुर्ग कहा जाता था और जो पूर्व में था उसे नगर कहा जाता था। ठीक। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत लोथल है वह दुर्ग एवं नगर दोनों एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। ये दुर्ग हो गया, दुर्ग, और ये नगर। तो दुर्ग एवं नगर एक ही सुरक्षा दीवार से घिरे होते थे, एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे होते थे। या कहें हम दुर्ग एवं नगर दोनों एक ही दीवार से दुर्गीकृत थे या सीटाडेल थे। इसके बाद में देखें तो दुर्गीकरण क्यों करते थे, जो दुर्गीकरण हुआ है तो दुर्गीकरण का आशय यहाँ इसलिए है क्योंकि ये जो लोग थे वो सुरक्षा को महत्व देते थे, बल्कि इसका आशय बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये लोग बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा हेतु अपने नगरों का दुर्गीकरण करते थे। वस्तुतः लोथल में तो जो दुर्गीकरण हुआ है वो बाढ़ से बचने के लिए हुआ है। ठीक। तो लोथल में जो दुर्गीकरण हुआ है वो बाढ़ से बचने के लिए किया गया है। इसके बाद देखें तो जो लोथल नगर का आकार है वो विषम चतुर्भुजाकार है, विषम चतुर्भुजाकार। तो लोथल नगर का जो आकार है वो विषम चतुर्भुजाकार है और वहीं लोथल से हमें आटा पीसने की चक्की प्राप्त हुई है। तो लोथल से हमें दो पार्ट प्राप्त हुए हैं, गोल गोल दो पार्ट प्राप्त हुए हैं। तो लोथल से हमें आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आज भी गांव में देखोगे आप लोग तो आटा पीसती हैं महिलाएं और दो दो महिलाएं एक साथ पीसें या एक अकेली महिला पीसती हैं। ठीक है। गीत गाते हुए आटा को पीसती हैं। ठीक है। इससे उनका मनोरंजन भी हो जाता है और स्वास्थ्य भी हो जाता है, स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक्सरसाइज भी हो जाती है उनकी और जो है काम की काम हो जाता है, आटा पिस जाता है। ठीक है। तो आटा पीसने की चक्की के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ मनके बनाने का कारखाना भी मिला है, मनके बनाने का कारखाना लोथल से मिला है। मनके बनाने का कारखाना हमें चनूदड़ों से भी प्राप्त होगा। तो लोथल से हमें मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है और लोथल के साथ साथ हमें चनूदड़ों से भी मनके बनाने का कारखाना प्राप्त होता है। तो लोथल और चनूदड़ों से हमें मनके बनाने का कारखाना प्राप्त होता है। और मनके देखें तो मनके का प्रयोग आभूषण के रूप में किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग मनके, जिसे गुड़िया भी कहा जाता है, तो मनके का प्रयोग सिंधु सभ्यता के लोग आभूषण के रूप में करते थे। ठीक। यहाँ से धान की भूसी के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो सिंधु सभ्यता से के अंतर्गत लोथल से हमें धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। धान मतलब चावल,
तो इसलिए जो चावल का प्रथम साक्ष्य है, चावल का प्रथम साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त होता है। इसके बाद हम देखें तो बाजरे का साक्ष्य भी लोथल से मिला है। तो चावल का प्रथम साक्ष्य मिला है लोथल से, बाजरे का साक्ष्य मिला है, और हाथी दांत का पैमाना मिला है। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है हमें? तो लोथल से हमें हाथी दांत का पैमाना मिला है, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं उन्हें अंक गणित का ज्ञान था। अंक गणित, तो सिंधु सभ्यता के लोगों को अंक गणित का ज्ञान था। इसके बाद देखें तो लोथल से हमें 3 घोड़े की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अर्थात हम कहें कि 3 घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? लोथल से। तो लोथल से हमें घोड़े की 3 मृण मूर्तियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो घोड़े की 3 मृण मूर्तियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? लोथल से प्राप्त होते हैं। वहीं गोरिल्ला की मृण मूर्ति भी लोथल से मिलती है, गोरिल्ला की मृण मूर्ति। इसके बाद नाव की मृण मूर्ति भी मिलती है। तो घोड़े की 3 मृण मूर्ति, गोरिल्ला की मृण मूर्ति, और जो है नाव की मृण मूर्ति। इसके बाद यहाँ से फारस की खाड़ी की छोटी बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई है। फारस की खाड़ी की छोटी बेलनाकार मोहर। अब लोथल में फारस की खाड़ी की छोटी बेलनाकार मोहर कर क्या रही है? तो क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, या हम कहें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो आर्थिक समृद्धि का सबसे प्रमुख कारण है वो विदेशी व्यापार है। सिंधु सभ्यता के लोगों की आर्थिक समृद्धि का सबसे बड़ा कारण, आर्थिक समृद्धि का जो सबसे बड़ा कारण है वो विदेशी व्यापार है। विदेशी व्यापार। तो सिंधु सभ्यता की आर्थिक समृद्धि का सबसे प्रमुख कारण है वो विदेशी व्यापार है। हालांकि इसके अलावा आंतरिक व्यापार भी हो रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की आर्थिक समृद्धि का सबसे प्रमुख कारण पूछे तो विदेशी व्यापार है। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पूछे, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पूछे तो कृषि है। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, मुख्य आधार तो कृषि है। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक समृद्धि का सबसे प्रमुख कारण है विदेशी व्यापार। तो जो फारस की खाड़ी की छोटी बेलनाकार मोहर है, तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो व्यापार है वो फारस की खाड़ी के साथ भी होता था। ठीक, इसके अलावा मृदभांड पर मछली को चोंच में दबाए हुए चिड़िया तथा पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का अंकन है। तो मछली को चोंच में दबाए हुए चिड़िया, ठीक है, और पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का अंकन मिलता है मृदभांड पर। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन पर। तो हमें मृदभांड पर मछली को दबाए हुए, मछली को चोंच में दबाए हुए चिड़िया तथा पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का अंकन मिलता है। ठीक, इसके बाद मम्मी के मॉडल का साक्ष्य प्राप्त होता है। अब मम्मी का जो मॉडल है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से संबंधित नहीं है, फिर भी लोथल से हमें मम्मी के मॉडल का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध था। किसके साथ? मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध था। ठीक, इसके बाद लोथल से 3 युग्मित समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। युग्मित समाधान, तो युग्मित का अर्थ क्या होता है? पुरुष और महिला, महिला। तो पुरुष और महिला, पुरुष और महिला युग्मित। तो लोथल से हमें 3 युग्मित समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया गया है इतिहासकारों ने कि पुरुष के साथ महिलाओं को भी दफनाया गया है।
तो इससे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ सती प्रथा के साक्ष्य रहे होंगे, लेकिन हम स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते कि सती प्रथा का साक्ष्य रहा ही होगा। ठीक। इसके बाद यहाँ से रंगाई कुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं लोथल से रंगाई कुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वहीं लोथल से अग्नि कुंड के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल से अग्नि कुंड के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो लोथल से अग्नि कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं कालीबंगा से भी अग्नि कुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से तो 7 अग्नि कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अग्नि कुंड या हवन कुंड या यज्ञ वेद का एक ही बात है। तो अग्नि कुंड के जो साक्ष्य हैं हमें लोथल से और कालीबंगा से दोनों से ही प्राप्त होते हैं। इसके बाद लोथल से पकी मिट्टी के बने शतरंज के मोहरों के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से क्या मिला है? पकी मिट्टी के बने शतरंज के मोहरों के साक्ष्य मिला है। इसके बाद में दिशा मापक यंत्र के भी साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त होते हैं। ठीक, दिशा मापक यंत्र। इसके बाद देखें हम अगला प्रमुख स्थल है कालीबंगा। अगला प्रमुख स्थल कौन सा है? कालीबंगा। तो कालीबंगा के विषय में जानेंगे। कालीबंगा की स्थिति क्या है, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज एवं उत्खनन किसने किया था और इसके प्रमुख जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो काले रंग की चूड़ियां हैं। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। ठीक, तो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो काले रंग की चूड़ियां हैं। ठीक, अब जो कालीबंगा है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ ध्यान रखना ये भी कि जो घग्गर नदी है वो वर्तमान में अब सूख चुकी है। आप सोचें कि घग्गर नदी देख आए और जो डुबकी लगाए आए तो आपको देखने को नहीं मिलेगी घग्गर नदी, क्योंकि घग्गर नदी अब सूख चुकी है। ठीक, तो जो कालीबंगा है वो कहाँ है? तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, और जो वर्तमान में घग्गर नदी है वो अब सूख चुकी है। अब इसकी खोज की बात करें तो कालीबंगा की खोज है वो अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। ठीक, इसके उत्खनन की बात करें तो बीवी लाल एवं बी के थापर ने 1961 में की थी। बीवी लाल और वी के थापर ने 1961 में की थी। यहाँ दोनों का अलग अलग ध्यान रखना है, एक खोज का और एक उत्खनन का। तो कालीबंगा की खोज किसने की थी? कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी। वहीं कालीबंगा का उत्खनन किसने किया था? तो बीवी लाल और वी के थापर ने 1961 ईस्वी में किया था। इसके नाम देखें हम तो कालीबंगा को किन किन नामों से जाना जाता है? तो कालीबंगा को दीनहीन बस्ती या गरीबों की बस्ती कहा जाता है। दीनहीन बस्ती या गरीबों की बस्ती कहा जाता है। वह और सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि स्टुअर्ट पिगट कहते हैं, स्टुअर्ट पिगट क्या कहते हैं कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है वो इस सभ्यता की विस्तृत राजधानियां हैं या दो जुड़वा राजधानियां हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक, तो तीसरी राजधानी कौन सी है? तो तीसरी राजधानी इसे कहा जाता है कालीबंगा को। तो सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा। ठीक, और कालीबंगा को ही दीनहीन बस्ती या गरीबों की बस्ती भी कहा जाता है। दीनहीन लोगों की बस्ती। तो कालीबंगा को दीनहीन लोगों की बस्ती क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जो हमें मकान प्राप्त हुए हैं उनमें कच्ची मिट्टी की जो ईंटें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, पकी हुई मिट्टी की ईंटें प्राप्त नहीं हुई है, कच्ची मिट्टी की ईंटें प्राप्त हुई हैं और कच्ची मिट्टी के ईंटों का प्रयोग जो है मकानों में किया गया है। तो इसलिए यहाँ के इसलिए जो कालीबंगा है उसे दीनहीन लोगों की बस्ती या गरीबों की बस्ती कहा जाता है। ठीक, तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित थे। घग्गर नदी अब वर्तमान में सूख चुकी है और कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी और वहीं इसका उत्खनन बीबी लाल और वी के थापर ने 1961 ईस्वी में किया था। ठीक, अब
कालीबंगा को दीनहीन लोगों की बस्ती भी कहा जाता है और सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। अब कालीबंगा से हम देखें तो जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है। कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है, ऐसे खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है जो हल से जुता हुआ है। ठीक, तो कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है और कालीबंगा के साथ साथ जुते हुए खेत का साक्ष्य हमें सोरतोगई से भी प्राप्त होता है। सोरतोगई, ठीक है, तो कालीबंगा से और सोरतोगई से हमें जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है। सुरतगई कहाँ है? सुरतगई है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान। सुरतगई कहाँ है? अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान का एक और वो है स्थल, मुंडीगाक। मुंडीगाक, तो मुंडीगाक भी अफगानिस्तान में है। सुरतगई और मुंडीगाक ये दोनों ही इस सभ्यता की परमानेंट कॉलोनी नहीं थी, ये टेम्परेरी कॉलोनी थी, अस्थायी बस्ती थी। क्योंकि सिंधु सभ्यता का जो व्यापार है वो अफगानिस्तान के साथ हो रहा है, ठीक है, ईरान के साथ हो रहा है, इराक के साथ हो रहा है, मिस्र के साथ हो रहा है, मेसोपोटामिया के साथ हो रहा है। तो जो अफगानिस्तान के साथ व्यापार हो रहा है, तो इसलिए कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो यहाँ जो बस्ती है वो टेम्परेरी बस्ती है, अस्थायी बस्ती है। क्योंकि यहाँ सिंधु सभ्यता के क्षेत्र से जो लोग, व्यापारी वर्ग के जो लोग थे, वो वहाँ टेम्परेरी या स्थायी आवास करने लगे थे व्यापार की दृष्टि से। ठीक, तो जो जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है हमें, तो जुते हुए खेत का साक्ष्य हमें कालीबंगा से और सुरतगई से प्राप्त हुआ है। अब वही देखें तो कालीबंगा के जो लोग हैं वो दो फसलों को एक साथ बोने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। मतलब ये है कि मान लीजिए ये खेत है, एक ये खेत है और इस खेत में एक बार तो इस तरीके से जुताई की गई है और एक बार इस तरीके से है, तो ये दो बार हो गई। तो इसलिए कहा जाता है कि जो कालीबंगा के लोग हैं वो एक साथ दो फसलों को उगाने में सक्षम थे, या हम कहें कि कालीबंगा से एक साथ दो फसलों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, वहीं कालीबंगा का जो दुर्ग है या नगर है उसको देखें तो कालीबंगा का नगर एवं दुर्ग अलग अलग सुरक्षा प्राचीरों से घिरे थे। तो अभी मैंने बताया था जो ये कालीबंगा का दुर्ग है, ये कालीबंगा का नगर है। तो कालीबंगा का दुर्ग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरा था और कालीबंगा का जो नगर है वो अलग सुरक्षा दीवार से घिरा था। तो दुर्ग एवं नगर दोनों अलग अलग सुरक्षा दीवारों से घिरे थे, कहाँ के? कालीबंगा के। ठीक है, तो जो कालीबंगा का नगर और दुर्ग दोनों ही अलग अलग सुरक्षा दीवारों से घिरे थे। वहीं चूड़ी निर्माण केंद्र है, कालीबंगा में चूड़ियां बनाई जाती थी और चूड़ियां कांच की भी बनती थी और मिट्टी की भी बनती थी। तो कांच और मिट्टी की चूड़ियां कालीबंगा में बनती थी, तो इसलिए कालीबंगा में चूड़ी निर्माण केंद्र है। और भवनों में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, इसलिए तो इसे दीनहीन लोगों की बस्ती कहा जाता है, गरीबों की बस्ती कहा जाता है। तो कालीबंगा में भवनों में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है तथा उसका जो फर्श है, भवन का या मकान का जो फर्श है वो पक्का बनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो फर्श पक्का है जबकि जो मकान बना हुआ है उसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। वहीं अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है फर्श में, अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है कालीबंगा में। या प्रतिच्छेदी व्रत का प्रयोग किया गया है। प्रतिच्छेदी व्रत का अर्थ होता है इस तरीके से, मान लीजिए ये टाइल्स की तरह होते थे प्रतिच्छेदी व्रत, इस तरीके से एक दूसरे को काटते हुए।
तो कालीबंगा से हमें इस प्रकार की अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, या प्रतिच्छेदी व्रत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से। तो जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, दो फसलों को एक साथ बोने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, दुर्ग एवं नगर दोनों अलग अलग सुरक्षा दीवारों से घिरे थे, चूड़ी निर्माण केंद्र मिला है यहाँ से, यहाँ कांच और मिट्टी की चूड़ियां बनती थी, भवनों में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, वहीं फर्श पक्का बनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, अलंकृत ईंटों या प्रतिच्छेदी व्रत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। वहीं कालीबंगा से 7 अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए। कितने? 7। और अग्निकुंड के साक्ष्य हमें लोथल से भी प्राप्त हुए हैं। तो लोथल और कालीबंगा, तो लोथल और कालीबंगा दोनों से ही हमें अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लोथल और कालीबंगा से। तो लोथल और कालीबंगा से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और कालीबंगा से लकड़ी की नाली प्राप्त हुई है। लकड़ी की नाली प्राप्त हुई है कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा से ही हमें ऊंट की हड्डी या ऊंट की अस्थियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से हमें ऊंट की हड्डी या अस्थियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। वहीं कालीबंगा से एक युग्मित समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से एक युग्मित समाधान, युग्मित का अर्थ बता ही दिया, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है, दोनों को एक साथ जो है दफनाया गया था। तो कालीबंगा से एक युग्मित समाधान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। वहीं कालीबंगा से सूखा और भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सूखा और भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। ठीक, तो कालीबंगा से सूखा और भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और मृण पट्टिका पर सींग युक्त देवता का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मृण पट्टिका पर सींग युक्त देवता का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। वही बकरे को ले जाते हुए, बकरे को ले जाते हुए पुरुष की आकृति का साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। वहीं 6 छिद्र युक्त एक बालक की खोपड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, या हम कहें शल्य चिकित्सा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो शल्य चिकित्सा का साक्ष्य हमें लोथल से भी प्राप्त हुआ है, लोथल और कालीबंगा दोनों ही जगह से, लोथल से भी और कालीबंगा से हमें शल्य चिकित्सा या सर्जरी के प्रमाण मिले। इसके बाद है अगला प्रमुख स्थल चनू दड़ो। चनू दड़ो, तो जो चनू दड़ो है, चनू दड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित था। चनूदड़ो पाकिस्तान में सिंध नदी के तट पर स्थित था और सिंध प्रांत में स्थित था ये। इसकी खोज एन जी मजूमदार ने 1931 ईस्वी में की थी। चनूदड़ो की खोज एन जी मजूमदार ने 1931 में की थी। वहीं इसका उत्खनन है वो अर्नेस्ट मैके ने 1935 ईस्वी में किया था। अर्नेस्ट मैके ने 1935 ईस्वी में। तो चनूदड़ो की खोज एन जी मजूमदार ने 1931 में, और इसका उत्खनन 1935 में अर्नेस्ट मैके ने किया था। ठीक है, और चनूदड़ो कहाँ है? तो चनूदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित था। ठीक, अब इसके अन्य नाम देखें तो चनूदड़ो को औद्योगिक नगर कहा जाता है। चनूदड़ो को औद्योगिक नगर, चनूदड़ो को औद्योगिक नगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि चनूदड़ो में हमें मनके बनाने का कारखाना प्राप्त होता है और कई अन्य कारखाने प्राप्त होते हैं, इसलिए चनूदड़ो को औद्योगिक नगर की संज्ञा दी गई है। इसी के साथ चनूदड़ो को भारत का शेफील्ड कहा जाता है। तो चनूदड़ो के दो नाम हैं, इसे क्या कहा जाता है? औद्योगिक नगर कहा जाता है और भारत का शेफील्ड कहा जाता है। चनूदड़ो। ठीक, इसके बाद में
चनूदड़ो की बात करें तो जो चनूदड़ो का जो चनूदड़ो नगर है उसमें हमें किसी प्रकार का दुर्गीकरण नहीं दिखाई देता है। तो चनूदड़ो में दुर्गीकरण का अभाव है। चनूदड़ो में किसी भी प्रकार का दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो चनूदड़ो में दुर्गीकरण का अभाव था। मोहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र है। मनकों के निर्माण का प्रमुख केंद्र है ये। मोहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र है, मनकों के निर्माण का प्रमुख केंद्र है, इसलिए तो इसे क्या कहा जाता है, औद्योगिक नगर कहा जाता है। प्रवर्ती हड़प्पा काल में झूकर झाकर संस्कृति, तो प्रवर्ती हड़प्पा काल में झूकर झाकर संस्कृति के जो साक्ष्य हैं वो चनूदड़ो से ही प्राप्त होते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि झूकर झाकर संस्कृति के साक्ष्य हमें हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत किस स्थल से दिखाई देते हैं, तो वो चनूदड़ो से दिखाई देते हैं। पक्की मिट्टी के पाइप की नाली मिली है। पक्की मिट्टी के पाइप की नाली मिली है कहाँ से, चनूदड़ो से। वहीं जो है लकड़ी की नाली कहाँ से मिली थी हमें, कालीबंगा से। और पक्की मिट्टी की बनी नाली कहाँ से मिली हमें, चनूदड़ो से। अब ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह, ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वह चनूदड़ो से प्राप्त हुए हैं। वहीं वक्राकार ईंटों, वक्राकार माने इस तरीके से या इस तरीके से या इस तरीके से, तो वक्राकार ईंटों के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, चनूदड़ो से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चनूदड़ो, अब एक बात है कि चनूदड़ो में कुछ पूछे या ना पूछे, लिपस्टिक का साक्ष्य जरूर पूछ सकते हैं कि लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो लिपस्टिक का जो साक्ष्य है वो चनूदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो चनूदड़ो से हमें सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री प्राप्त हुई है, जैसे लिपस्टिक है, इत्र है, काजल है, हेयर पिन है। ठीक है, तो लिपस्टिक, इत्र, काजल, हेयर पिन, कंगा आदि के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, चनूदड़ो से। तो आजकल की जो लड़कियां समझे कि हम ही जो है सौंदर्य प्रसाधन या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं और वो भी हैवी हैवी, तो ऐसा नहीं है। सिंधु सभ्यता के लोग आपसे बेहतर आपसे बेहतर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का प्रयोग करते थे। तो सिंधु सभ्यता में हमें जो चनूदड़ वहां से लिपस्टिक, इत्र, काजल, केश विन्यास, पाउडर, यहाँ तक हेयर पिन जो बालों में लगाने वाली होती है आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं चनूदड़ो से हमें कांसे की नर्तकी की भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो कांसे की नर्तकी का जो साक्ष्य है हमें वो मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुआ है और चनूदड़ो से भी प्राप्त हुआ है। और एक चीज मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो धातु मूर्ति का निर्माण होता था सिंधु सभ्यता के अंतर्गत वो द्रवी मोम विधि से किया जाता था। ठीक, वही कांसे की इक्का गाड़ी, कांसे की इक्का गाड़ी का साक्ष्य हमें चनूदड़ो से भी प्राप्त होता है और हड़प्पा से भी प्राप्त होता है। तो कांसे की इक्का गाड़ी का साक्ष्य हमें चनूदड़ो और हड़प्पा दोनों से ही प्राप्त होता है। मोहर में 3 घड़ियाल और 2 मछलियां, तो हमें चनूदड़ो से एक इस प्रकार की मोहर प्राप्त हुई है जिसमें 3 घड़ियाल और 2 मछलियों का अंकन किया गया है। वही खिलौना निर्माण केंद्र भी चनूदड़ो में, तो चनूदड़ो में अनेक निर्माण केंद्र है, जैसे मनका निर्माण केंद्र है, खिलौना निर्माण केंद्र है। ठीक है, तो इसलिए तो ये कहा जाता है कि औद्योगिक नगर है ये, भारत का शेफील्ड है ये चनूदड़ो। इसके बाद चनूदड़ो से तांबे की 2 गाड़ियों के मॉडल प्राप्त हुए हैं। चनूदड़ो से तांबे की गाड़ी के 2 मॉडल प्राप्त हुए हैं चनूदड़ो से। तो तांबे की 2 गाड़ियों के मॉडल कहाँ से प्राप्त हुए, चनूदड़ो से। मनके बनाने का कारखाना, तो मनके बनाने का कारखाना कई जगहों से मिला है, जैसे लोथल से मिला है, चनूदड़ो से मिला है और बनावली से भी मिला है। ठीक है, तो मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है, लोथल, चनूदड़ो और बनावली। ठीक है, हाँ लिखा भी है, लोथल, चनूदड़ो और बनावली से हमें मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। वहीं चनूदड़ो से हमें स्याही दबात आदि के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और अलंकृत हाथी का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है चनूदड़ो से। अलंकृत हाथी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है,
चनूदड़ों से। इसके बाद बनावली है, और प्रमुख स्थल है बनावली। तो बनावली से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पक्की मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो पक्की मिट्टी का हल बनावली से ही प्राप्त हुआ है। तो बनावली कहाँ है? तो बनावली हरियाणा के हिसार जिले में, हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी के तट पर स्थित है। और जो रंगोई नदी है वो घग्गर नदी की सहायक है। तो बनावली के विषय में जान रहे थे अपन। तो बनावली कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर की सहायक रंगोई नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खोज आर एस बिष्ट या रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 में की थी। तो चनूदड़ों की खोज एवं उत्खनन आर एस बिष्ट या रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 में की थी। इसके अन्य नाम देखें हम तो बनावली के अन्य नाम क्या है? तो समृद्धशाली लोगों का शहर या धनवान लोगों का शहर कहा जाता है इसे। समृद्धशाली लोगों का शहर या धनवान लोगों का शहर किसे कहा जाता है? बनावली। और बनावली को समृद्धशाली लोगों का शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि बनावली से हमें बड़े बड़े आलीशान मकान प्राप्त हुए हैं, स्वर्णकारों के बड़े बड़े मकान प्राप्त हुए हैं। और उन मकानों में डाइनिंग रूम है, वॉश बेसिन है, ठीक है, बेडरूम है आदि प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से बड़े बड़े आलीशान मकान प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बनावली से। तो इसलिए बनावली को समृद्धशाली लोगों का शहर या धनवान लोगों का शहर कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है बनावली से कि पक्की मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो पक्की मिट्टी का हल है वो बनावली से प्राप्त हुआ है। अच्छा, टेराकोटा किसे कहा जाता है? तो टेराकोटा पकी हुई मिट्टी को कहा जाता है। जब जो मिट्टी है वो आग में पका ली जाती है तब इसको नाम क्या दिया जाता है? टेराकोटा। तो टेराकोटा या पकी मिट्टी से बना हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हल का जो साक्ष्य है वो बनावली से प्राप्त हुआ है। इसके बाद इसके साथ ही बहावलपुर पंजाब से भी हमें पक्की मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। तो पक्की मिट्टी का हल हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बनावली से प्राप्त हुआ है। इसी के साथ बहावलपुर पंजाब से भी हमें पक्की मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। इसी के साथ जो बनावली है, बनावली में सड़कें ना तो सीधी हैं ना ही एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। तो बनावली की जब सड़कों को देखेंगे तो वो ना तो सीधी हैं और ना ही परस्पर एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। परस्पर समकोण पर किस तरीके से? मान लीजिए ये सड़कें हैं, तो ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही है। कहाँ की सड़कें? बनावली की सड़कें। ये समकोण है, समकोण है। तो बनावली की जो सड़कें हैं वो ना तो सीधी हैं और ना ही परस्पर एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। इसी के साथ यहाँ की जो जल निकासी प्रणाली, तो जल निकासी प्रणाली भी सही नहीं है। जल निकास प्रणाली का भी अभाव है बनावली में, ठीक है। तो जल निकास प्रणाली का क्या है? अभाव है। अच्छे किस्म की जौ प्राप्त हुई है। एक क्वेश्चन बनावली से यह भी इंपॉर्टेंट है कि अच्छे किस्म की जौ कहाँ से प्राप्त हुई है? तो अच्छे किस्म की जौ बनावली से प्राप्त हुई है। अच्छे किस्म की जौ बनावली से। वहीं बनावली से तिल और सरसों का ढेर प्राप्त हुआ है। बनावली से क्या प्राप्त हुआ है? तिल और सरसों का ढेर प्राप्त हुआ है। और बनावली से सड़कों पर पहिए प्राप्त हुए हैं। पहिए किसके? बैलगाड़ी के। तो बनावली की जो सड़कें हैं उन सड़कों से पहिए अर्थात बैलगाड़ी के पहियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सड़कों पर पहिए या बैलगाड़ी के चिन्ह प्राप्त हुए कहाँ से? बनावली से। इसके बाद में जो अगला प्रमुख स्थल है वह धौलावीरा है। तो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है ये धौलावीरा। तो धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? धौला का मतलब सफेद और वीरा का मतलब कुआं। तो धौलावीरा का जो शाब्दिक अर्थ है, धौलावीरा का जो शाब्दिक अर्थ है वो सफेद कुआं है। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सफेद कुआं। अब जो धौलावीरा है वो गुजरात के कच्छ प्रदेश में बचाऊ जिला है। गुजरात के कच्छ प्रदेश में कौन सा जिला है? बचाऊ जिला है। उस बचाऊ जिले में
मानसर, कौन सी? मानसर। मानसर व मनहर नदी, मानसर व मनहर नदी के मध्य में बैठ द्वीप है, बैठ द्वीप। और बैठ द्वीप को, बैठ द्वीप या खादर द्वीप के मध्य में स्थित है जी, क्या? धोलावीरा। तो धोलावीरा कहाँ है? तो धोलावीरा गुजरात के कच्छ प्रदेश का जो बचाऊ जिला है, वहां मानसर व मनहर नदी के मध्य बैठ द्वीप या खादर द्वीप के मध्य स्थित है। ठीक, इसके उत्खनन की बात करें तो जेपी जोशी ने 1967 ईस्वी में इसका उत्खनन किया था। तो जगपति जोशी या जेपी जोशी ने इसका उत्खनन 1967 ईस्वी में किया था। अब धोलावीरा का अन्य नाम देखें तो जूनी कुरान, धोलावीरा का अन्य नाम है जूनी कुरान। तो धोलावीरा का अन्य नाम क्या है? जूनी कुरान। इसके बाद में देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं वो प्राय दो भागों में विभाजित है, या सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर है वो प्राय दो भागों में विभाजित है। वहीं धोलावीरा है वो तीन भागों में विभाजित है, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। मान लीजिए ये दुर्ग है, ये दुर्ग, ये मध्यम नगर और ये निचला नगर। तो ये तो दुर्ग हो गया, दुर्ग, ये मध्यम नगर, ये निचला नगर। तो दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर, धोलावीरा का जो नगर है वो तीन भागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। जो मध्यम नगर और दुर्ग है इसी के मध्य में स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त होते हैं हमें। इसी के मध्य में किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं? स्टेडियम। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रीड़ा स्थल या स्टेडियम के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कहां से प्राप्त होते हैं? तो धोलावीरा से प्राप्त होते हैं। इसी के साथ देखें जो इसके जो नगर हैं, इसका जो क्षेत्र है वो अलग अलग सुरक्षा प्राचीरों से घिरा है। जैसे दुर्ग, दुर्ग में अलग सुरक्षा प्राचीर है। जो मध्यम नगर है उसमें अलग सुरक्षा प्राचीर है। जो निचला नगर है उसमें अलग सुरक्षा प्राचीर है। तो धोलावीरा का जो क्षेत्र है वो तीन भागों में विभाजित है, दुर्ग, मध्यम नगर, निचला नगर। तीनों ही क्षेत्र अलग अलग सुरक्षा प्राचीरों से घिरे हुए हैं। ठीक, और मध्यम नगर और दुर्ग के मध्य में स्टेडियम है। ठीक, तो स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? स्टेडियम का साक्ष्य हमें धोलावीरा से प्राप्त होता है। अगर धोलावीरा नगर का आकार देखें तो समानांतर चतुर्भुजाकार है, समानांतर चतुर्भुजाकार धोलावीरा का आकार है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर है। तो जो वर्तमान में भारत है, तो वर्तमान भारत में स्थित धोलावीरा दूसरा सबसे बड़ा नगर है। वहीं हम भारत, वर्तमान भारत में जो सिंधु सभ्यता से संबंधित सबसे बड़ा नगर है वो राखीगढ़ी है। वर्तमान भारत की बात करें, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान तो अलग ही हो गया 1947 में। तो वर्तमान भारत में सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आने वाला भारत का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वह है राखीगढ़ी है, उसके बाद में धोलावीरा। तो धोलावीरा दूसरा सबसे बड़ा नगर है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आने वाला भारत में है। ठीक, इसके बाद में देखें तो यहाँ से 16 विशाल जलाशय प्राप्त हुए हैं धोलावीरा से, 16 विशाल जलाशय। और विश्व का सबसे बड़ा जलाशय भी प्राप्त हुआ है वहां, यहाँ से 73 इंटू 29 इंटू 10। 73 क्या है? लंबाई है, 29 क्या है? चौड़ाई है, और 10 क्या है? गहराई है। तो 73 इंटू 29 इंटू 10 मीटर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा गहराई थी इस जलाशय की, जो तत्कालीन सभ्यताओं में सबसे बड़ा जलाशय है। तत्कालीन सभ्यताएं कौन सी? चीन की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तो उन तत्कालीन सभ्यताओं में जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत धोलावीरा है वहां से एक विशाल जलाशय मिला है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई क्या है? 73 इंटू 10 इंटू 10 मीटर। ये मीटर में 73 मीटर इंटू 10, 29 मीटर इंटू 10 मीटर। तो जलाशय के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जलाशय के साक्ष्य हमें धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार एक उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य हमें धोलावीरा से ही प्राप्त हुए हैं। उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? धोलावीरा से। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि शैलकृत स्थापत्य,
शैलकृत स्थापत्य माने पत्थर का बना एक जलकुंड प्राप्त हुआ है हमें धौलावीरा से। पत्थर का बना एक जलकुंड, तो शैलकृत स्थापत्य कला ही तो हुआ। तो शैलकृत स्थापत्य कला के साक्ष्य या पत्थर से बना जलकुंड का साक्ष्य या विशाल जलाशय कहां से प्राप्त हुआ है, तो वो सभी क्वेश्चनों का आंसर क्या होगा, धौलावीरा। ठीक, अब जो धौलावीरा का के अंतर्गत आगे देखें तो धौलावीरा से हमें सुनामी का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। तो धौलावीरा से हमें सुनामी का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। वहीं प्राचीनतम वेधशाला के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, या खगोलीय पर्यवेक्षणशाला के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, धौलावीरा से। धौलावीरा से ही घोड़े की कलाकृतियों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। तो कालीबंगा जो धौलावीरा है, धौलावीरा से घोड़े की कलाकृतियों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। इसके बाद में अगला प्रमुख स्थल है रोपण और रोपण या रूपनगर। रोपण या रूपनगर, तो रोपण पंजाब के रोपण जिले में स्थित है। रोपण कहाँ है, रोपण पंजाब के रोपण जिले में स्थित है और सतलज नदी के तट पर स्थित है जी। रोपण की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी 1953 में। रोपण की खोज किसने की थी, तो रोपण की खोज एवं उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में किया था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है रोपण की कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में उत्खनित होने वाला प्रथम अगर नगर है तो वो रोपण है। मतलब आजादी के बाद, आजाद कब हुआ भारत, 1947 में, तो 1947 के बाद भारत में उत्खनित होने वाला प्रथम नगर है वो रोपण है। रोपण कहाँ है, रोपण पंजाब में रोपण जिले में स्थित है। और किस नदी के तट पर स्थित है, सतलज नदी के तट पर स्थित है। रोपण की खोज एवं उत्खनन किसने किया था, तो रोपण की खोज एवं उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। यह स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनित होने वाला स्थल है। यहाँ के जो घर प्राप्त हुए हैं वहां कच्ची मिट्टी का प्रयोग, कच्ची मिट्टी से बनी ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो घरों में कच्ची ईंटों के बने हैं घर, और कच्ची ईंटों के घर और कहाँ बने हैं, तो कालीबंगा से भी मिले हैं। तो रोपण, रोपण और कालीबंगा, तो रोपण और कालीबंगा के जो घर हैं वो कच्ची ईंटों से निर्मित थे। ठीक, इसके बाद में रोपण से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है कि रोपण में एक कब्र मिली है और उस कब्र में मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। ठीक है, तो कब्र में मानव के साथ कुत्ते को कहाँ दफनाया गया है, तो रोपण में। तो रोपण से तीन इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनित होने वाला स्थल है, और कच्ची ईंटों के मकान बने हुए हैं, और कब्र में मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। रोपण कहाँ है, तो रोपण पंजाब के रोपण जिले में सतलज नदी के तट पे है, और रोपण की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। ठीक, अब अगला स्थल है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, तो राखी गढ़ी कहाँ है, राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। राखी गढ़ी कहाँ, हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है, और इसकी खोज सूरज भान ने की थी। तो राखी गढ़ी की खोज सूरज भान ने 1969 ईस्वी में की है। तो राखी गढ़ी कहाँ है, तो राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। सूरजबान ने इसकी खोज की थी, कब की थी, 1969 में। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारत में उत्खनित होने वाला यह सबसे बड़ा नगर है। तो राखी गढ़ी भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का, भारत में मतलब क्योंकि पाकिस्तान में तो वो मोहनजोदड़ो, अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो वो राखी गढ़ी है, क्योंकि राखी गढ़ी वर्तमान भारत में स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। तो भारत में उत्खनित होने वाला सबसे बड़ा हड़प्पाई ये नगर है, और मनका बनाने का कारखाना भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, और पिट्टू खेल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पिट्टू खेल,
पिट्ठू खेल किस किसने खेला है, बताओ। हम्म। खूब खेला है बचपन में तुमने पिट्ठू खेल। बताओ पिट्ठू खेल क्या होता है, सोचो। पिट्ठू खेल, तो पिट्ठू खेल बताऊं। सतोलिया जानते हो, सतोलिया। 7 गोल गोल पत्थर होते हैं उसमें, इस तरीके से। 2, 3, 4, 5, 6 और 7। एक गेंद बना ली जाती थी, फिर खींच के खूब एक दूसरे की पीठ में मारा करते थे, ठीक है। और पीठ में मारने से पहले अगर अपने जो है सातों ये रख दी उस टीम ने, सातों पत्थर एक दूसरे पर रख दिए, तो जो है सतोलिया का जो है पॉइंट पूरा हो जाता था। तो यही पिट्ठू खेल है। सतोलिया ही क्या है, सतोलिया ही पिट्ठू खेल है, पिट्ठू, पिट्ठू खेल है, ठीक है। तो सतोलिया या पिट्ठू खेल का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो राखीगढ़ी से ही प्राप्त होता है। वहीं मई 2012 में हेरिटेज फंड ने एशिया की जो 10 स्थल हैं उनमें राखीगढ़ी को जो है नष्ट हो जाने की संभावना में शामिल किया गया है, ठीक। आज की क्लास यहीं तक, ठीक। और ये क्लास लंबी थी, इसमें फैक्ट ज़्यादा थे, और आपको इन फैक्टों को बार बार पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है, तभी आपको याद रहेंगे। क्योंकि इस तरीके से प्रश्न खूब सारे पूछे जाते हैं कि हल का साच कहाँ से प्राप्त हुआ है, जुते हुए खेत का साच कहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। घोड़े की मृण मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है, शल्य चिकित्सा का साच कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से आधे क्वेश्चन तो लगभग इन्हीं साक्ष्यों से आते हैं। तो आपको साक्ष्य जो है अच्छे से कंठस्थ याद करके रखना है, ठीक है। और यही कहूंगा कि मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।